नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और बहुत ही शानदार हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? आप अपना हालचाल भी ज़रूर बताएंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ही ज़्यादा फंटेस्टिक होंगे। तो भाई आ जाओ, क्लास को करेंगे अब हम शुरू। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था मैटर, और मैटर क्या चल रहा है तो आप भी मुझे बताकर चलो कि क्या मैटर चल रहा है। तो मैटर की बात चल रही थी, और मैटर में पदार्थ के अंदर जब मैंने आपको कल बताया था ठोस के बारे में और द्रव के बारे में, तो कुछ बच्चों के मैंने मैसेज देखे टेलीग्राम पर। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम ठोस में आपने कहा था कि अंतर आणविक स्थान जो है वो नहीं होता। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तीनों का कंपैरेटिवली पूछता है, ठोस द्रव और गैस, इनमें इनके अंदर किस में अंतर आणविक स्थान नहीं होता, तो आप बताकर आते हो फिर ठोस में नहीं होता। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो कि ठोस जो होते हैं इनमें अंतर आणविक स्थान नहीं होता या ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर अंतर आणविक स्थान नगण्य होता है, तो तब भी आप ठोस ही बताकर आते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमने आपको वो लिखवाया कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर प्यारे बच्चे अंतर आणविक स्थान जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, मैटर को क्लोज कर दिया है, इस मैटर को हमने कर दिया क्लोज। चलिए आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो अब मैं कुछ और पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ेंगे जिससे कि आपकी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हो जाएं। तो ये सारे कल हमने पॉइंट पढ़े थे ठोसों के बारे में। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको कल की क्लास में ठोस के बारे में बताए थे। ये सारे पॉइंट मैंने कल आप लोगों को पढ़ाए थे द्रव के बारे में। तो भाई इतनी चीजें हो गई थी हमारी। आज हम बात करेंगे गैसों के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे गैसों के बारे में। ठीक है मैम, कल रिकॉर्डेड क्लास थी ना? नहीं बच्चे, कल भी लाइव क्लास थी और आज भी लाइव क्लास है और हमेशा लाइव रहेगी। आपकी मर्जी है कि आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें। ठीक है, चलिए आओ भाई, तो बात करते हैं गैसों की। तो हमने ठोस और द्रव के बारे में कल बात कर ली थी, आज बात करेंगे गैसों की। बेटा बातचीत मैं तुमसे कम करूंगी क्योंकि 10 से 15 दिन में पूरी केमिस्ट्री जो भी टॉपिक लिखवाए हैं वो खत्म करने हैं, क्योंकि फिर आप लोगों का नया बैच आ रहा है बेटा। तो फिर नए बैच में हम नए तरीके से चीजें पढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, अब हम गैसों की बात कर रहे हैं। तो आकार और आयतन प्यारे साथियों दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो इनके जो आकार और आयतन है गैसों के, दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये आपको पूछेगा। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो अभी तक हमने बात करी सबसे ज्यादा आकर्षण बल था ठोसों के बीच, द्रवों की बात करी तो ठोसों से कम और गैसों से ज्यादा था आकर्षण बल। लेकिन गैसों की आज बात करी तो भैया आकर्षण बल सबसे कम है, या यूं कहें कि सबसे नगण्य है। ठीक है, तो आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हैं भैया, कुछ भी फिक्स नहीं है। और दूसरा, कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ठोस द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से सबसे कम आकर्षण बल किसके कणों के मध्य होता है, तो आंसर ठोकर आओगे गैस। तो गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम है। इन्हें अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। बेटा हमने बात करी थी कि ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, लिक्विड जो थे, द्रव जो थे, उनको थोड़ा बहुत संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन गैसों को हम बहुत ही ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड करने की कैपेबिलिटी किसमें होती है? गैसों में होती है। तो दे कैन बी कंप्रेस्ड मोर, ये बहुत ज़्यादा संपीड़ित किए जा सकते हैं। इनको हम हाई प्रेशर पर सिलेंडरों में भर सकते हैं बेटा। इनको हाई प्रेशर पर कहाँ भर सकते हैं? सिलेंडरों में भर सकते हैं गैसों को। भाई ना तो सॉलिड को सिलेंडर में भरा जाएगा, तो सॉलिड कंप्रेस्ड हो ही नहीं सकते। लिक्विड को हम थोड़ा बहुत सिलेंडरों में भर सकते हैं, लेकिन गैसों को तो हम बहुत ही ज़्यादा भरते हैं सिलेंडरों में, तो ये बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो सकती हैं। आगे है सर्वाधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गैसों के अंदर अगर बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तीनों में अगर बात करी, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होती है? तो आप बताएंगे गैसों में होती है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने गैसों के बारे में जो चीजें थी वो पढ़ ली।
ठीक है भाई। हाँ बेटा, सेकंड बैच अभी डेट उसकी कंफर्म नहीं है कब आएगा, तो फिलहाल आप इसको पढ़ें अच्छे से, जब भी आएगा आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो भाई गैसों के बारे में हो गई ये सारी चीजें। आइए आगे बात करते हैं, गैसों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं मैडम। तो सभी बच्चे जानते हैं एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म मुझे कौन बच्चा बताएगा। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है बेटा क्या, एलपीजी की फुल फॉर्म। तरल संपीड़ित या तरल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं हम लोग एलपीजी को। और आपके घरों में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है उसमें यही होती है बेटा। तो सिलेंडरों में हम गैसों को भर सकते हैं, तो गैसें जो होती हैं ये कंप्रेस्ड हो सकती हैं और सिलेंडरों में भरी जा सकती हैं। अब एलपीजी जो होती है, इससे जब आप रिसाव का पता लगाते हो, भाई रिसाव का पता लगाने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपके घर में सिलेंडर जो है वो खुला रह गया और वो लीक हो रहा है और उससे आपको आ रही है स्मेल, आती है ना गैस की एक अजीब सी स्मेल, तो इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिला होता है, तो बताएंगे इथाइल मरकैप्टन मिला होता है। इथाइल मरकैप्टन मिला हुआ होता है जो रिसाव का पता लगाता है भाई। तो इथाइल मरकैप्टन की सुगंध होती है वो जो आपको गैस की स्मेल आती है आपकी किचन में, कि मम्मी गैस जल रही है, कहीं कहीं गैस तो खुली नहीं छोड़ दी आपने, किचन में जाकर देखते हो गैस खुली हुई है, उसी की आपको स्मेल आ रही है, तो वो इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है। इसी से एलपीजी के रिसाव का पता चलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही है, सीएनजी। बेटा सीएनजी का तो नाम ही होता है कंप्रेस्ड, आप बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आप गाड़ियों में भरवाते हो बेटा, आपकी सीएनजी की गाड़ियां होंगी जिनमें आप सीएनजी के सिलेंडर में सीएनजी गैस भरवाते हो और फिर आपकी गाड़ी चलती है, तो इसको कहते हैं संपीड़ित, इसको कहते हैं संपीड़ित नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जिसको रिकॉर्डेड क्लास लग रही है बेटा रिकॉर्डेड ले लो, पढ़ लो, मेन उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, मेन उद्देश्य है पेपर में सिलेक्शन लेना। तो चाहे रिकॉर्डेड ज्ञान मिल रहा हो चाहे लाइव मिल रहा हो, ज्ञान बटोर लो। अब हम लोग ये तो आपको शॉर्ट ही देंगे नहीं कि बच्चे लाइव क्लास चल रही है, आप चाहते हो हम आपका नाम पढ़ें, आप चाहते हो कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको विश्वास आए कि लाइव क्लास है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है बच्चा, हमारा उद्देश्य है कि पेपर में आपको क्वेश्चन मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जिससे हमें भी मिठाइयाँ खाने को मिले। तो इन झंझटों से बाहर आओ कि लाइव क्लास है या भैया रिकॉर्डेड क्लास है, इन झंझटों से बाहर आकर पढ़ाई करो। अब हम आगे बात करते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो होती हैं 5, आपने पढ़ी थी, लिक्विड था, सॉलिड था, गैस था, 3 तो पढ़ ली। अब चौथी अवस्था, भाई चौथी अवस्था थी प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ये है प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे अब। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। मैम ये कैसी अवस्था है, तो आप बताओगे ये मुक्त आयन, मुक्त आयन प्यारे साथी वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवस्था है। तो मुक्त आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था कहा जाता है किसको, आप बताएंगे प्यारे साथी प्लाज्मा को। तो पेपर में पूछा जाएगा कि मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की अवस्था है, पूरा लिख लो। तो ये आप लोग बताएंगे प्लाज्मा बेटा। तो अब हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसी अवस्था है, प्लाज्मा में तुम्हें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मुक्त यहाँ पर आपको आयन मिलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन की स्टेट होती है ये, फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन की स्टेट होती है ये जो होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है।
अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है इसको किसने दिया था, इस अवस्था की खोज किसने करी थी, तो प्लाज्मा अवस्था किसने डिस्कवर करी थी, तो आप बताओगे 1928 में प्यारे साथियों। 1928 में एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक, पूरा नाम क्या था, सर विलियम क्रुक, ठीक है, सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अवस्था को खोजा था। तो आपको पूछेगा कि जो प्लाज्मा अवस्था है इसकी खोज किसने करी थी, तो आप कहेंगे 1928 में सर विलियम क्रुक। लिख लीजिए भाई, सर विलियम क्रुक, ठीक है, तो इन्होंने इस अवस्था को खोजा था, ठीक है, क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स ने 1928 में प्लाज्मा अवस्था की खोज करी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। काजू वाली मिठाई खिलाएंगे, बहुत बढ़िया भाई, वो आपकी मर्जी है, जो आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी श्रद्धा, वैसा पढ़ाई करके जल्दी से सिलेक्शन ले लो, ठीक है। हाँ, प्लाज्मा ब्लड में भी होता है, ब्लड वाला प्लाज्मा अलग है बच्चा, ये है केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, जहां पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तुम्हें, मुक्त आयन दिखते हैं बेटा तुम्हें। इसकी खोज करी थी सर विलियम क्रुक्स ने। और इस अवस्था का उदाहरण क्या है, ये आपको पूछ ले, इस अवस्था का एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपने पढ़ा था ठोस, ठोस का एग्जाम्पल था ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया। आपने पढ़ा था लिक्विड, लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया पानी, शरबत, है ना, जो भी लिक्विड, तेल हो गया, ये लिक्विड है। गैस का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, अमोनिया हो गया। अब वैसे ही मैम प्लाज्मा का उदाहरण क्या होता है, तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है बेटा जो भी आपके सूरज और सितारे हैं इनमें जो चमक होती है। तो सूरज जो चमकता है प्यारे बच्चे, जो आप लोगों का सूर्य है ये चमकता है, सन हो गया, सन में जो चमक होती है, तारे हो गए, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो प्यारे बच्चे जो सितारे हैं, तारे हैं, इनमें भी चमक होती है, टिमटिमाते हैं, तो इनमें भी जो चमक है वो इसी के कारण है। क्वेश्चन आता है कि सूरज में और तारों में एक पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्यमान है, तो लगाकर आना, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था विद्यमान होती है सूरज में और सितारों में, क्योंकि ये चमकते हैं। चमकते किसके कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों के कारण, ठीक है। ये हो गया बेटा। एक हो गया फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कैसी होती हैं बेटा, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती हैं जो आपके घरों में लगती हैं। जब आप रात को मॉल में घूमने जाते हो तो मॉल में बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती हैं, ऐसा लगता है उजाला हो रहा हो, पूरे रात में भी उजाला लगता है वहाँ, तो वो होती है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, ठीक है। तो इनके अंदर भी, तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होती हैं इनके अंदर भी भरा रहता है प्लाज्मा। और कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में कौन से पदार्थ की वाष्प भरी रहती है, तो इनके अंदर पारे की वाष्प रहती है, पारे की वाष्प, ठीक है। तो पारा होता है मरकरी, इनमें पारे की वाष्प भी भरी रहती है, वेपर ऑफ मरकरी। तो इनमें मरकरी की वेपर होती है, पारे की वाष्प होती है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट हो गई बेटा, ठीक। बिजली की तड़ित, आसमान में बिजली तड़कती है ना जब बरसात आती है, तड़म बुड़म, ऐसे जो बिजली चमकती है, तो बिजली की चमक में भी यही होती है बेटा, बिजली की चमक। आसमान में जब बिजली चमकती है, थंडरिंग होती है बेटा, लाइटनिंग होती है आसमान के अंदर, तो लाइटनिंग के अंदर भी क्या होता है, यही होती है, ठीक है। लाइटनिंग होती है भैया, बिजली कड़क रही है बुरी बुरी, तो तड़ित बिजली जब चमकती है तो उसमें भी प्लाज्मा ही होता है। तो इतने एग्जाम्पल आप याद रखोगे, ठीक भाई, है ना। आ जाओ आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। थोड़ा रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दे, घर का एक उम्मीद हूं मैं, इस बार वर्दी में आने दे।
तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल तुम्हारी ये उम्मीद, तुम्हारी ये इच्छा बिल्कुल पूरी होगी। तो वर्दी मिलेगी जरूर, मेहनत करते रहो। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। तो चौथी अवस्था के बारे में इतना याद रखना। अब बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था है भाई, बीईसी। बीईसी इसकी फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। बोस आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो भाई पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट अवस्था। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था। सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मैडम जी इस अवस्था को किसने दिया था, ये पूछ ले आप लोगों को, तो बताना 1995 में प्यारे साथी। 1995 में एक भारतीय साइंटिस्ट आए, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इस अवस्था को दिया था और इस अवस्था को सत्यापित करने का काम करा था आइंस्टीन ने। वही आइंस्टीन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं अब तक की सदी के। तो आइंस्टीन जो भी प्रयोग होते थे उनको सत्यापित करने का काम आइंस्टीन का था। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इस अवस्था के बारे में बताया, उसको क्लैरिफिकेशन दिया आइंस्टीन ने, तो इस अवस्था का नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, तो भाई सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने दी थी ये अवस्था। तो ये भी आपको पूछ सकता है, बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, है ना, आपने सुना है ना गाना। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे भारतीय साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस अवस्था को खोजा। और ये अवस्था क्या थी इसके बारे में और डिटेल में आपको कुछ भी नहीं आता। ये अवस्था जो थी गैसों के लिए थी, इतना याद रखना। ये अवस्था किसके लिए थी, गैसों के लिए थी। यानी कि इन्होंने कहा था जब हम गैसों को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ले जाएंगे, जब हम गैसों को एकदम निम्न तापमान पर ले जाएंगे। बेटा सबसे निम्न तापमान कौन सा होता है, जिससे निम्न तापमान हो ही नहीं सकता, वो क्या है। तो बेटा जब हम गैसों को एकदम निम्न टेम्परेचर पर ले जाएंगे, लो टेम्परेचर यानी सुपर लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे, मतलब इससे कम टेम्परेचर कहीं हो ही नहीं सकता। तो सुपर लोअर टेम्परेचर पर जब हम गैसों को लेकर जाएंगे तो गैसें द्रवित हो जाएंगी, या गैसें जिस अवस्था में पहुंच जाएंगी वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो सुपर लो टेम्परेचर होता कितना है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर जब हम किसी भी गैस को ले जाएंगे तो गैस जिस अवस्था में पहुंचेगी उसी अवस्था को कहते हैं हम लोग बीईसी। तो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। तो हमने पढ़ लिया भाई पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, 5 अवस्थाएं पढ़ ली हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बाल को। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, मैम जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं थी वो तो कर ली, अब बात करनी है पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। यानी कि क्या मैम हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, क्या मैम हम लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, क्या हम गैस से लिक्विड बना सकते हैं, क्या हम लिक्विड से गैस बना सकते हैं। तो एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे चेंज कर सकते हैं हम। तो भाई आइए अब बात करते हैं अवस्था परिवर्तन। अब हम लोग बात करेंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अवस्था परिवर्तन हम कुछ माध्यम से कर सकते हैं। क्या मैम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। तो मैडम जी कैसे कैसे बदला जा सकता है बताइए। तो भाई इन तरीकों से हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले है उबालकर। प्यारे बच्चे उबलेगा कौन ये बताओ, उबलेगा कौन, एक लकड़ी को उबाल सकते हो या एक पानी को उबाल सकते हो। तुम कहोगे मैम लकड़ी तो नहीं उबलेगी, हम पानी को उबाल सकते हैं। अगर पानी को हमने गैस पर रख दिया और गैस को चला छोड़ दिया तो पानी
उबलेगा, पानी ऐसे 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 उबलेगा। तो भाई उबलता कौन है? हमेशा तरल। और जब तरल उबलता है तो प्यारे साथी किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। जब आप पानी को उबालते जाओगे तो पानी भाप बनकर उड़ता जाएगा। भाप क्या होती है? गैस होती है। तो जब हम किसी भी तरल को टेम्परेचर पर रख दें या गर्म कर दें, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ गर्म करना, हीट करना। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे, हम किसी भी लिक्विड चीज को हीट करेंगे तो प्यारे साथी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। इसी को कहते हैं हम लोग उबालना, या इसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो तरल को गैस में कन्वर्ट करने की विधि बॉइलिंग पॉइंट। मैम हिमांक क्या होगा? फ्रीजिंग करना। अच्छा, फ्रीज किसको किया जा सकता है मैडम? अगर मैं कोई पानी भरकर लोटे में फ्रीजर में रख दूं, अगर मैं दूध भरकर लोटे में फ्रीजर में रख दूं, ठीक है, तो वो जम जाएगा। तो मैडम बिल्कुल, जब हम किसी तरल को, भाई पानी क्या था? तरल था, और जमने के बाद वो बर्फ बन गया। बर्फ क्या थी? सॉलिड थी। तो प्यारे बच्चे, जब हम तरल को ठंडा कर कर किस में कन्वर्ट कर दें? सॉलिड में। तो जब भी कोई तरल किस में चेंज हो जाता है? ठोस में चेंज हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उसका हिमांक बिंदु। जब भी कोई लिक्विड ठंडा करने पर, बेटा एक बात और याद रखना, ठंडा करेंगे, भाई फ्रिज में रख देंगे तो ठंडा ही तो होगा, है ना? कूलिंग करने पर, तो जब भी कोई लिक्विड हम लोग कूल करने पर उसको सॉलिड में चेंज कर देंगे तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तुम्हें मैं फ्रिज में बैठा दूं, थोड़ी देर में ऐसे करते हुए निकलोगे, तो भाई फ्रीजर में बैठा दूं तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे जम जाओगे बस। तो भाई फ्रीजर के अंदर हम किसी भी लिक्विड को अगर रखेंगे तो वो क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, सब्लिमेशन। इसको मैं आपको एक अलग पेपर पर पढ़ाऊंगी। तो भाई आओ हेडिंग देंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये बहुत आता है पेपर में, यानी कि ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन जो होता है ये बहुत आता है पेपर में। मैम ऊर्ध्वापातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वापातन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी ठोस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई भी ठोस डायरेक्टली सीधा, बेटा ना गर्म कर रहे हैं हम लोग ना ठंडा कर रहे हैं, सीधे ही डायरेक्टली, ठीक है, तो जब कोई ठोस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? आप बताएंगे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। तो पूछ सकता है कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वापातन। समझ में आ गई बात, है ना? चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताओ। एकदम सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीजें। अब ना इसके उदाहरण भी आते हैं कि मैम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्यारे साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर लिखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप लिखोगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं बेटा। इसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो ये ना ऐसी होती है, देखो ड्राई आइस जैसे छोटी छोटी सी क्यूब्स होती हैं, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप छोटी हो जाती हैं। तो ड्राई आइस की जब हम लोग बात करेंगे तो ड्राई आइस जो होती हैं वो देखो ऐसी होती हैं। देखो ये इसने ले रखी है हाथ में, देखो ये ड्राई आइस है बेटा। तो ये ड्राई आइस क्या होती है? थोड़े समय बाद ही, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो थोड़े समय बाद बहुत छोटी गोलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि उड़ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ड्राई आइस क्या होती हैं? इन्हीं को कहा जाता है शुष्क बर्फ।
दूसरा या इनके बारे में आपको दूसरा एग्जाम्पल पढ़ना है। आप बताओगे सोलिड आयोडीन, ठीक है, ठोस आयोडीन। आयोडीन तो आप जानते ही हो, तो ठोस आयोडीन को भी जब हम छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ही मतलब उसका सब्लिमेशन हो जाता है, ठोस आयोडीन। सोलिड आयोडीन भी इसी का एग्जाम्पल है, सोलिड आयोडीन, ठीक है। आगे बात करी हमने, तीसरा एग्जाम्पल है नैफ्थलीन की गोलियां, नैफ्थलीन बॉल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है नैफ्थलीन की गोलियां। बेटा नैफ्थलीन आपने देखा है जब हम कपड़े पैक करके रख देते हैं, जैसे अब सर्दियां आएंगी तो तुमने जो सर्दियों के कपड़े निकालोगे ना, उनमें छोटी छोटी गोलियां रख दी होंगी तुमने, छोटी छोटी गोलियां वाइट वाइट, कपूर की महक आती है उनमें, तो वो होती है नैफ्थलीन की गोलियां। तो ये भी सब्लिमेट हो जाती हैं बेटा, तो इनको कहते हैं नैफ्थलीन बोल। तो नैफ्थलीन बोल जो होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, सब्लिमेट हो जाती हैं। ये भी ठोस होती हैं और धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी हाइड्रोक्साइड, ये भी हो जाता है सब्लिमेट, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी सब्लिमेट हो जाता है, ये भी सब्लिमेशन की क्रिया दिखाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैम 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल कपूर लिख सकते हो, कॉम्फर कपूर। अब तुमने कपूर तो देखा ही होगा भैया, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेरे पास भी है, मैं दिखाऊं तुम्हें कपूर, तुमने बहुत बार कपूर को देखा है। तो भाई कपूर की गोलियां तो हमने बेसिकली कई बार देखी हुई हैं। कपूर तो हम जलाते भी हैं पूजा के अंदर, और जब हमारे घर में हवन वगैरह होता है तो बड़ी ही सुगंधित खुशबू आती है कपूर के अंदर। तो भाई आ जाओ, क्यों शर्मा रही हो। तो ये कपूर की गोलियां हैं, तुमने देखा होगा बेटा, ये कपूर की गोलियां होती हैं, ठीक है। हाँ है ना, हाँ 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 बिल्कुल। जब आप लोग कई बार जाते हो कहाँ, मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने, तो वहाँ पे वॉश बेसिन में भी ये पड़ी हुई होती हैं, हाथ धोते हो आप तो धीरे धीरे वहाँ वो छोटी हो जाती हैं, अपने आप सब्लिमेट हो जाती हैं, ठीक है। हाँ इसको अमोनियम क्लोराइड कर लेना, बिल्कुल सही बात। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ है ना, इसको क्लोराइड कर लेना, अमोनियम क्लोराइड होगा बेटा, NaCl। मैं सोच ही रही थी कि कुछ गड़बड़ है यहाँ, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मैम एक और होता है एंथासाइनिन, ठीक है। तो उसको तो आप लोग छोड़ दें क्योंकि वो कई बार अपवाद के तौर पर पढ़ा जाता है, तो वो नहीं आएगा, आप लोगों को इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आओ आगे बात करते हैं अगले प्रोसीजर की। तो ये हो गया ऊर्ध्वापातन। अगला प्रोसीजर क्या है भाई, तो अगला प्रोसीजर होता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। अच्छा भाई मेल्ट कौन होगा मुझे ये बताओ, अगला है मेल्टिंग पॉइंट। मैम मेल्ट कौन होता है, अच्छा अगर आपको मैं कहूँ आप खा रहे हो आइसक्रीम और गर्मी पड़ रही है, तो मैं कहूँगी बेटा आइसक्रीम जल्दी जल्दी खा लो वरना पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इसको कहते हैं मेल्ट हो जाना। जब भी कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी कोई सॉलिड, जब भी कोई ठोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जब भी कोई ठोस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर यानी कि तरल में, तो इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ, समुद्रों पर गर्मियों में बाढ़ क्यों आती है, इस मौसम में बाढ़ क्यों आ रही है, क्योंकि जो हिमालय की बर्फ है वो मेल्ट हो रही है और मेल्ट होकर पानी बन रही है, और वही पानी नदियों में आ रहा है उफान के साथ। तो कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगला है संघनन, अगला है प्यारे बच्चे कंडेंसेशन। चलिए संघनन के बारे में भी आपको बताती हूँ। अगला है प्यारे साथियों संघनन, यानी कि आप लोगों को पूछता है कि संघनन क्या होता है, सब्लिमेशन के बाद पूछेगा आप लोगों को कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है भाई, तो कंडेंसेशन की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो गैस होती है, ठीक है, वो ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है प्यारे साथियों,
जल यानी कि तरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चा? गैस जो होगी वो कूल डाउन होने पर तरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इसी को कहते हैं हम संघनन। और संघनन की क्रियाविधि द्वारा किसका निर्माण होता है? बादलों का निर्माण। तो भाई बादलों का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो आपको पूछता है, आप बताओगे संघनन की क्रिया की विधि द्वारा बादलों का निर्माण होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, जो बादल बनते हैं, आपने देखा है बादल क्या होते हैं? बादल के पास गैसेस होती हैं। जब गैसेस ठंडी हो जाती हैं तो वो वर्षा के जल के रूप में क्या करती हैं? भूमि पर पड़ती हैं बेटा। वर्षा के जल के रूप में क्या कर रही है बेटा? वर्षा के जल के रूप में भूमि पर आती हैं। तो कंडेंसेशन जो होता है, गैस का तरल में कन्वर्जन हो जाता है। गैस का तरल में कन्वर्जन, ये आप लोग बताएंगे कंडेंसेशन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा था ये सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्या दिया हुआ है? डेपोजिशन। अगला क्या दिया हुआ है? लास्ट डेपोजिशन। अच्छा, डेपोजिशन क्या होता है? डेपोजिशन वो है जब कोई भी क्या होगा प्यारे बच्चे? तरल ठोस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कोई भी जो तरल होगा या कोई भी अगर गैस होगी वो ठंडा होकर ठोस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर होगा कि गैस, जब भी कोई गैस ठंडी होने पर ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस जो है मतलब इसका उल्टा, ये जो सब्लिमेशन था इसका उल्टा हो जाए। ठीक है, या ऐसा मान लीजिए कि प्यारे बच्चे गैस जो है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें तो आपने क्या करा था? तरल था। यहाँ पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? ठोस में। तो जब भी कोई गैस बेसिकली ठोस में कन्वर्ट हो जाए, और ठोस इसका एग्जाम्पल होगा ओला। ओले पड़ते हैं ना, हेल्स पड़ते हैं ओले। तो ओले कैसे? बादलों का निर्माण हुआ। बादलों में जो गैसेस हैं वो ठंडी होकर एकदम से फ्रीज हो जाती हैं। गैसें जो हैं वो ठंडी होकर फ्रीज हो जाती हैं बेटा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को कह दिया जाता है, आप लोग बताएंगे, डेपोजिशन। जैसे ओले बनते हैं तो जो बारिश होती है वो तो पानी है, गैस जो है वो पानी के रूप में आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाती हैं और ठोस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि ओले के रूप में पृथ्वी पर पड़ती हैं वो। ठीक है, समझ में आ गई? शुभम क्या पूछ रहे हो आप बच्चा, ये तो बताओ। ठीक है, सलोनी जी बच्चा बताएं जल्दी से, क्या डाउट है आपका? शुभम आप बताएं क्या डाउट है आपका, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ बेटा। जीडी का पेपर हो जाएगा इस केमिस्ट्री से? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जीडी में एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं आपको केमिस्ट्री के। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, न्यू बैच की क्लासेस बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे अभी तक जल्दी से, अब मैं बेटा देखो, आपका जब मैसेज आता है ना, जब आपका मैसेज आता है, मैं बोर्ड पर पढ़ा रही होती हूँ, आपका मैसेज निकल जाता है, फिर आप कहते हो कि मैम आप डाउट क्लियर नहीं करती हो। अब मुझे डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा 5 मिनट, जब तुम्हारा मैसेज आएगा। तो सोचो दूसरे बच्चों का कितना नुकसान होगा और हमारा भी कितना नुकसान होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो प्यारे साथियों, जब कमेंट मेरी आंखों के सामने आएगा तो उसका डाउट भी क्लियर करा जाएगा। जब यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप मैसेज कर रहे हो तो भाई यहाँ तो भगवान जी ने आंख दी नहीं है जो मुझे वहां भी दिख जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर भाई? चलो आओ अब आगे बात करते हैं। मैम बोर्ड पीडीएफ नहीं पढ़ी है क्या? बेटा बोर्ड पीडीएफ कल की नहीं है, आज की मिल जाएगी। ठीक है, चलो आओ आइए आगे बात करते हैं अब हम। तो ये आपको छोटे छोटे से पॉइंट है जो सीधी सीधी लैंग्वेजेस में आपको आते हैं। तो अब तक हमने पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन की विधियां थी उनको भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। तो रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर मैंने कहा था कि पदार्थ जो है, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। अब बात करेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो आप बताएंगे केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट्स
केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो भाई मैटर की कौन कौन सी केमिकल स्टेट थी? तो कल मैंने आपको बताया था कि रासायनिक रूप से पदार्थ को बांटा गया है प्यारे बच्चों केमिकली दो भागों में। ठीक, आप लोग बताकर चलोगे कि मैम एक तो होता है तत्व, एक तो होता है तत्व जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है प्यारे बच्चे यौगिक, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, यौगिक जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो फिलहाल इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि मैम एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर पदार्थ की रासायनिक अवस्था देखते हैं तो पदार्थ को वैसे तो तीन अवस्थाओं में बांटा है, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड और एक मैंने बताए थे मिक्सचर। तो मिक्सचर को पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम पढ़ेंगे पहले एलिमेंट्स को और प्यारे बच्चे कंपाउंड को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तत्वों के बारे में। मैम जी तत्व क्या होते हैं? मैडम एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं प्यारे साथी, एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट वो पदार्थ होते हैं बेटा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बताएंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती है, परमाणु से बनी होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम तत्व यानी कि एलिमेंट। तो भाई पदार्थ की वह अवस्था जो समान परमाणु से मिलकर बनी होती है, तो बताएंगे स्टेट ऑफ मैटर, state of matter, state of matter that made up of same type of atom, same types of atom। तो पदार्थ की वो अवस्था जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है वो होती है प्यारे बच्चे तत्व या एलिमेंट, तत्व या एलिमेंट। ठीक है, चलो आगे बात करी मैम अगला पॉइंट क्या हो सकता है इनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में? तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि भाई एक ही प्रकार के परमाणु इनको इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट हुआ इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसको हम तोड़ नहीं सकते? इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे इन्हें तोड़ा नहीं, तो लिखा नहीं बेटा, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता? तो बताएंगे तत्व, कैन नॉट ब्रेक। इस अवस्था को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता? ऑप्शन आएंगे तत्व, यौगिक, मिक्सचर या आप लोगों को दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो भाई पदार्थ की जो एलिमेंट यानी तत्व है ना, इनको तोड़ नहीं सकते हम। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ये एक ही प्रकार से बने हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं अकेली हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अकेली हूं भाई, अब मेरी हो गई शादी, तो मेरी जिंदगी में एक लड़का आ गया जिससे मेरी शादी हुई है ना। अब हम एक से दो हो गए भैया, अब कभी हमारी नहीं बनी, हमारा होने वाला है तलाक। तो जब हमारा तलाक होगा तो हम दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, लड़का अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगी, बात खत्म है ना। लेकिन जब मैं अकेली हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, तो मुझे किससे तलाक दिलाओगे? तो कहने की बात है इनका तलाक नहीं हो सकता, ये अकेले हैं, अकेले ये सिंगल हैं, बिना शादी के रहते हैं, इनका तलाक हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? ये बनेगा कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी होती है। तो अगला पॉइंट ये लिखवा रही हूँ, ये आपकी पदार्थ की जो शुद्धतम अवस्था है। ठीक है, शुद्धतम अवस्था होती है पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? आप बताएंगे एलिमेंट ही है, तत्व है। और पदार्थ की वह अवस्था जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है? आप कहोगे एलिमेंट कहलाती है, तत्व। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है,
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था भी इसी को मानते हैं। ठीक, अब आओ एग्जाम्पल की बारी आती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओगे भाई, मान लीजिए ये हुआ नाइट्रोजन, क्या है? एलिमेंट है। मान लीजिए ये हुआ क्लोरीन, क्या है? एलिमेंट है। मान लीजिए ये हुआ हाइड्रोजन, एलिमेंट है। मान लीजिए ये रहा आयोडीन, एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है ये कैसे अणु है, कैसे तत्व हैं? तो आप बताओगे डाई एटोमिक हैं ये डाई एटोमिक होते हैं बेटा। ठीक है, दिख रहा है ना, सभी में दो हैं, सभी के अंदर दो है। तो फिलहाल ये समझो ये क्या है? ये तत्व है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये सोना क्या है? तत्व है। अगर मैं आपको पूछूं चांदी क्या है? तत्व है। अगर मैं पूछूं मरकरी क्या है? तत्व है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। अगर मैं आपको कहूं कि ये क्या है? सोडियम, तो आप कहोगे तत्व है। अगर मैंने कहा कि ये क्या है? नियोन, आप कहोगे एक तत्व है। अगर मैंने कहा निकिल, तो आप कहोगे तत्व है। यानी पूरी की पूरी आवर्त सारणी जब आप देखते हो, उसमें जितने भी 118 तत्व रखे गए हैं वही होते हैं आपके एलिमेंट, वही होते हैं आपके तत्व। तो इनकी संख्या कितनी है तत्वों की? 118 है। ये तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। ये 118। सलमान खान एक तत्व है बच्चा, उसका किसी से तलाक नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? पीडीएफ में मिस्टेक रहती है। ठीक है बेटा, मैं उसको एक बार जरूर चेक करूंगी। और जो भी बच्चा पीडीएफ बनाता है बेटा, बड़े ध्यान से पीडीएफ बनाओ। ठीक है, ठीक है भाई। मेरी बहुत याद आ रही थी जब मैं नहीं पढ़ा रही थी, अब मैं पढ़ाने आ गई हूँ तो अब याद वाद कुछ नहीं आ रही, अब पढ़ना नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अरे भैया मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, मान लो, मैंने कहा था मान लो, हो गई है हमारा विवाह, हम विवाहित स्त्री हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। चलिए भाई, तो समझ में आ गया ना एलिमेंट आप लोगों को। अब आप लोगों को बात कराती हूँ यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं भाई? अब बात करते हैं हम लोग यौगिक की। अब हम बात करेंगे कंपाउंड की कि मैम कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो भाई कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ जाएं, भैया दो या दो से अधिक तत्वों की हो गई शादी, तो भैया वो क्या हो गए? वो बन गए फिर यौगिक। तो बताएंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या अधिक तत्व आपस में, ठीक है, जब दो या अधिक तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे लिखना, निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब दो या अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में, फिक्स रेशियो होगा बेटा, अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? यौगिक कहते हैं। तो कभी भी पूछे कि यौगिक क्या होते हैं, तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, तो बताएंगे व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो भाई जब दो या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन था, मेरे पास ऑक्सीजन था, ये दोनों जुड़ गए तो इन्होंने बना दिया पानी, H2O। तो भैया ये हो गया एक यौगिक। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और तो बन रहा है पानी। तो इसीलिए जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़े, यानी 2% में हाइड्रोजन है, 1% में ऑक्सीजन है, तो निश्चित अनुपात हुआ यहाँ पे 2:1 का। तो 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो बन जाएगा पानी। तो ये हो गया आप लोगों का क्या? ये हो गया मैडम एक यौगिक। जैसे हमने बात करी नाइट्रोजन की, हमने बात करी हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जब मैडम ये निश्चित अनुपात में जुड़े तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हो क्या?
NH3, तो ये बन गया भाई अमोनिया, ये बन गया अमोनिया। यहाँ पर 2:2 का अनुपात या 4 का अनुपात हमने ले लिया, ठीक है। तो 2:4 में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो बन जाएगी अमोनिया, बन जाएगी बेटा अमोनिया। तो ये क्या हुआ, एक यौगिक हुआ। तो जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं क्या, बनाते हैं प्यारे बच्चे एक यौगिक को, तो वही क्रिया कहलाती है आप लोगों का यौगिक या कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आपको ये समझ में आया, अगर मैं आपको पेपर में बताऊं या आपको पेपर में पूछे कि बताएं, हाँ ये क्या है, आप बताओ, ये यौगिक है या अणु है, बताओ जल्दी। अगर आपको मैं दे दूं ये, बताओ यौगिक है या अणु है। अगर मैं आप लोगों को दे दूं ये, बताओ यौगिक है या अणु है। अगर मैं आप लोगों को दे दूं ये, बताओ यौगिक है या अणु है। अगर मैंने आप लोगों को दे दिया ये, बताओ यौगिक है या अणु है। अगर मैंने आप लोगों को दे दिया ये, बताओ यौगिक है या अणु है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो छांटो जल्दी से इनमें कौन से यौगिक है और कौन से तत्व हैं। अणु नहीं, तत्व हमने पढ़े हैं ना, तत्व, ये तत्व और यौगिक छांटो भाई इसके अंदर। ये जो मैंने आपको दिया है इसमें बताओ कौन सा तत्व है और कौन सा यौगिक है, कौन सा तत्व है और कौन सा यौगिक है, ठीक है, कौन सा यौगिक है और कौन सा तत्व है। तो जहां पर आप लोगों को 2 एलिमेंट नजर आए, भाई यहाँ तो एक ही है, ये हीलियम है बेटा, ये हीलियम का ही एक अणु है, और जहां एक ही या समान प्रकार के अणु होते हैं उसको हम तत्व कहते हैं। तो ये एक तत्व है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैम यहाँ पर हमें सल्फर भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो यहाँ 2 तत्व जुड़ रहे हैं आपस में। तो जहां भी 2 या अधिक तत्व आपस में जुड़ेंगे वो यौगिक है, वो कंपाउंड है। समझ में आई बात, वो कंपाउंड है। क्लियर। मैम यहाँ पर भी हमें नाइट्रोजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है। तो 2 से ज्यादा जहां भी, या तो 2 या 2 से अधिक, तो वो भी हो जाता है आपका यौगिक यानी कंपाउंड। मैम यहाँ पर ये क्लोरीन है, केवल एक ही है, Cl सिंबल होता है क्लोरीन का, तो ये हो जाती है एलिमेंट, ये हो जाएगी बेटा एलिमेंट यानी कि तत्व, ठीक है। और मैडम ये Au सिंबल है सोने का, तो सोने को Au के साथ प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी एक ही है, इसीलिए ये भी हो गया एलिमेंट, ठीक है। मैम यहाँ पर H है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो मतलब 2 है। तो जब भी 2 अणु, 2 तत्व आपस में रहेंगे तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, यौगिक कहेंगे। अब मुझे बताओ, बात समझ में आई आपको, बोलो जल्दी से। हाँ जी, अग्निवीर से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कौन तत्व होते हैं और कौन यौगिक होते हैं। तत्व वो जो हमेशा अकेला रहे, जिसको तोड़ा ना जा सके, और यौगिक जो होते हैं उनको तोड़ा भी जा सकता है और वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। जैसे हमें पानी को तोड़ना है भाई, तो पानी का विद्युत अपघटन कर दो, पानी पर बिजली डाल दो, विद्युत अपघटन विधि द्वारा पानी जो होगा ये अपने अणुओं में टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और भैया ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो टूट गया। यौगिक टूट सकता है, कंपाउंड टूट सकता है, लेकिन हम अकेले तत्व को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अकेले तत्व को हम नहीं तोड़ सकते। क्लियर है भाई बात, बताएं जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे बच्चे, दिल के सच्चे, तो बताओ भाई जल्दी से। चलो तो भाई ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट तत्व का और यौगिक का, ठीक है। अब आप लोग तीसरी चीज की बात करेंगे, मिक्सचर की। अब हम बात करेंगे किसकी प्यारे साथियों, मिक्सचर की। तो भाई आइए बात करते हैं अब हम लोग मिक्सचर की। अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर की। थोड़ा सा मैं इसे लगा दूं ऊपर, जिससे आपको पीडीएफ में दिक्कत ना हो। चलो अब बात करेंगे हम लोग मिक्सचर की यानी कि मिश्रण की। तो भाई मिश्रण डालिए अब लोग हेडिंग, मिश्रण यानी आप बोलते हो जिसको मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होते हैं ये होते हैं 2 तरीके के, मिक्सचर जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं।
लास्ट में ना इन तीनों का एक चार्ट भी मैं आपको बनवाऊंगी कि भाई पदार्थ की जैसे जैसे जो आपने अभी तक हमें अवस्था बताई है ये किस तरीके से होती हैं। अगर आप यौगिक और तत्व को देखोगे ना तो ये पदार्थ की शुद्ध अवस्था के ही रूप माने जाते हैं, और पदार्थ की जो अशुद्ध अवस्था है उसमें आते हैं मिक्सचर वगैरह। तो मैं लास्ट में एक चार्ट भी बनवाऊंगी आपको ये डाउट क्लियर करवाने के लिए। चलिए आइए फिलहाल यहाँ पर सुनिए, आप लोग बताएंगे कि मैम मिश्रण जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो भाई मिश्रण तो आपको पता ही है, किसी में भी कुछ भी मिला दो तो मिश्रण बन जाएगा। जैसे कि आपने कढ़ी के साथ चावल मिला दिए तो बन गया मिश्रण, उसी में थोड़ी सी आपने छोले भी डाल दिए तो भैया और बढ़िया मिक्सचर बन गया। आपने दूध लिया, दूध में चीनी डाल दी, चीनी में किशमिश डाल दी, किशमिश में फल फ्रूट डाल दिए तो भैया वो भी मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो जो भी ऊट पटांग इधर उधर से लाकर सब सारी चीज़ों को मिला देते हो वो बन जाता है मिक्सचर। ठीक है, वो बन जाता है मिक्सचर। ठीक, तो भाई मिश्रण जो है बात पढ़ने की ये है कि मैम कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होगा समांगी मिश्रण। बेटा समांगी मतलब नाम से पता चल चुका है हमें, समांगी मतलब एक जैसा, होमोजीनस। एक होगा होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस होगा बेटा, ठीक है, होमोजीनस। ठीक, और दूसरा होता है विषमांगी, दूसरा है विषमांगी मिश्रण, दूसरा होता है भाई विषमांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस जिसको कहते हैं हेट्रोजीनस। तो भैया विषमांगी और समांगी दो तरीके के मिश्रण होते हैं। समांगी कौन सा मिश्रण है? समांगी वो मिश्रण है जिसमें मिश्रण कुछ इस प्रकार बनेगा कि जो भी चीजें मिलाई हैं उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर सको कि किसमें क्या मिलाया है, और जिसको आप कभी भी अलग ना कर सको। तो समांगी मिश्रण को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, और विलयन और विलायक इसमें इतने अच्छे तरीके से मिल जाएंगे कि दोनों को पहचानना नामुमकिन है। ठीक है, तो समांगी का मतलब एकदम समान मिश्रण जिसमें यही ना पता चले कि किसमें क्या मिलाया है। जैसे आपको पूछ ले पानी और चीनी का मिश्रण, अगर आप पानी में चीनी को बहुत अच्छे से घोल दोगे, अगर आप वाटर के अंदर बहुत अच्छे से शुगर जो है इसको घोल दोगे और किसी से कहोगे कि बच्चा बता मैंने इसमें बता क्या घोल रखा है, वो पानी दिखेगा, उसमें चीनी दिखेगी ही नहीं क्योंकि चीनी तो घुल गई बहुत अच्छे से। तो भैया वो हो गया समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको देखकर हम पहचान ही ना पाए कि क्या सोलवेंट और क्या सोल्यूट है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो बेटा पानी और नमक का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, पानी में भी बहुत अच्छे से नमक को घोल दो तुम, तो वाटर और सोल्ट जब आप मिलाते हो तो वो बस टेस्ट करके ही पता चलेगा हमें कि पानी में तो नमक घुला हुआ है, लेकिन देखकर नहीं बता सकते पानी में नमक घुला हुआ है। समझ में आई? देखकर नहीं बता सकते कि पानी में नमक घुला हुआ है। ठीक, आप बताओगे। आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम और कौन कौन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, या अब टाइम भी हो चला है तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को समांगी और विषमांगी के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, और कल ही आप लोगों का नया टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। सुभाष बोल रहे हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा। सुभाष ये बताएं प्यारे बच्चे कि क्या समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। अभी तक आपको जितना पढ़ाया प्लीज़ एक बार आप उसको देखिएगा और उसको समझिएगा, चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आई? हाँ, पानी और नमक का मिश्रण, बिल्कुल, पानी में दूध मिला दो, ठीक है, तो पानी और दूध का समांगी मिश्रण हुआ। दूधिया दूध लाता है, दूध देखकर ऐसे लगता ही नहीं है कि इसमें पानी मिल रहा है, ऐसा लगता है दूध ही दूध है, और ना हम बता सकते फिर ना उसको फिर हम एक बार अलग कर सकते पानी में दूध मिल गया तो, है ना। चलो, तो कल हम लोग पढ़ेंगे यहीं से चीज़ों को। कल आपका नया टॉपिक एटम जो है वो भी कल ही शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को विषमांगी और समांगी में पूछे जाते हैं, तो कल इनके बारे में बढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें हम लोग कल ही नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। चलिए तो बच्चा, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।